सिस्टम का डीसी एज वेल एज सिंगल फेज एसी। इस लेक्चर में हम एसी टू फेज सप्लाई सिस्टम को कंपेयर करने जा रहे हैं, यानी हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का, वो कंपेरिजन ऑफ टू फेज एसी सिस्टम है। क्लियर? टू फेज एसी सिस्टम का कंपेरिजन है। और टू फेज एसी सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमने दो ही तरह का सिस्टम देखा था, एक टू फेज 4 वायर और दूसरा टू फेज 3 वायर। क्लियर? तो एक एक करके हम दोनों सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा था एसी टू फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर? तो अगर हम एसी टू फेज 4 वायर सिस्टम का डायग्राम बनाए यहाँ पे, ये हम एक 3D व्यू डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ये समझिए कि दो सिंगल फेज को स्पेस क्वाड्रेचर करके हम टू फेज डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर? तो ये एक लाइन हो गई। क्लियर? ठीक है, ये एक आपका सिंगल फेज हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि ये टू फेज 4 वायर सिस्टम है तो ये एक सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम हो गया यहाँ पे। क्लियर? इसी तरह हम दूसरा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम लेंगे। ठीक है, तो वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ट्रांसमिशन, ये आपका लाइन है। ठीक है, और ये जो दोनों फेज है एक दूसरे से स्पेस क्वाड्रेचर पे होते हैं। इस पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को हमने अर्थ मान लिया। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा अर्थ पॉइंट है। ये हमारे 4 वायर हैं, एक वायर ये, एक वायर ये, 2 वायर, और ये 2 वायर तो हैं ही हमारे पास। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अगर 2 फेज या 3 फेज की बात आती है तो हम हमेशा पर फेज एनालिसिस की तरफ फोकस करते हैं और पर फेज एनालिसिस करके हम ओवरऑल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो जैसा मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है, लाइन टू न्यूट्रल मैक्सिमम स्ट्रेस लेना होता है, और वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, चूंकि एसी है तो Vm/√2 के बराबर। ये लाइन टू न्यूट्रल हो गया। क्लियर? सिमिलरली लाइन टू न्यूट्रल क्या हो जाएगा, ये Vm/√2 के बराबर, ये जो वोल्टेज है। क्लियर? सिमिलरली ये वोल्टेज क्या होगा, Vm/√2 के बराबर। क्लियर? और सिमिलरली ये वोल्टेज भी क्या होगा आपका, Vm/√2 के बराबर। ठीक है, यानी ये जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इस एन और मेन लाइन के बीच का जो वोल्टेज है वो चारों के लिए आपका Vm/√2 के बराबर होगा। मैंने पहले ही बोला था कि इसको हम पर फेज एनालिसिस के टर्म में लेके चलेंगे। ये करंट हमने I6 लिया, यहाँ भी करंट I6 फ्लो होगा रिटर्न। क्लियर? और ये करंट भी हमने I6 लिया और यहाँ भी करंट आपका रिटर्न फ्लो होगा I6। और ये स्पेस क्वाड्रेचर में होते हैं, बस यही एक बेसिक डिफरेंस है कि दोनों फेज बैलेंस कंडीशन में एक दूसरे से स्पेस क्वाड्रेचर में होते हैं। क्लियर? तो ठीक है, यहाँ भी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करना शुरू करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पर फेज एनालिसिस के ही थ्रू हम जाएं। हमें पता है कि टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होता है, टोटल ट्रांसमिटेड पावर हमारा क्या है, P है। क्लियर? तो पावर ट्रांसमिटेड पर फेज कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस कंडीशन है तो दोनों फेज में इक्वली पावर ट्रांसमिट होगा। इक्वली पावर ट्रांसमिट होने का मतलब क्या हो गया, दोनों में हाफ ऑफ पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी पावर ट्रांसमिटेड पर फेज की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, P/2 के बराबर हो गया। दोनों फेजों में इक्वली पावर ट्रांसमिट होगा। क्लियर है ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि P/2 की वैल्यू अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, V × I6 cos phi के बराबर। और V की वैल्यू अगर हम निकालें तो V की वैल्यू ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे V की वैल्यू की तो ये V की वैल्यू है टोटल लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी यहां से लेके इस वोल्टेज से लेके इस पॉइंट तक। यानी अगर इसको हम एक नोड मान रहे हैं तो इस नोड से लेके इस नोड के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका V है। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी लाइन टू लाइन वोल्टेज की,
Vm/√2 प्लस Vm/√2 कितना हो जाएगा, 2Vm/√2 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपका Vm/√2 है, ये लाइन वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ये भी आपका Vm/√2 है, तो टोटल वोल्टेज दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो यहां भी वही चीजें हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 2Vm/√2 I6 cos 5। क्लियर? बस यहां पे क्या चेंज हुआ, पावर ट्रांसमिटेड पर फेज हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं, तो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना होता है, I6 की वैल्यू। I6 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा आपका, अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो ये √2 हो गया। तो I6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी P/2√2 Vm cos 5। यहां से हमें I6 मिल गया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम पावर लॉस की बात करें, टोटल पावर लॉस की बात करें, अगर टोटल पावर लॉस की बात करोगे PL इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है 4 वायर हैं, तो चारों वायर में सेम पावर लॉस होगा, I6 स्क्वायर R6 प्लस I6 स्क्वायर R6 प्लस I6 स्क्वायर R6 प्लस I6 स्क्वायर R6। चारों वायर में सेम लॉसेस होंगे, यानी क्या हो जाएगा, 4 इंटू I6 स्क्वायर R6 के बराबर हो जाएगा। I6 की वैल्यू कितनी है, P/2√2 Vm cos 5, इसका स्क्वायर इंटू R6। कैलकुलेट करें, देखें वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी PL इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू P स्क्वायर अपॉन 8 Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू R6, यानी ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2 Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू R6। क्लियर? ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। और आपको पता होता है कि PL की जो वैल्यू है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, DC2 वायर सिस्टम से, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 2P स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर इंटू R। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट, Vm स्क्वायर से Vm स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो R6 की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 4 कॉस स्क्वायर 5 इंटू R। क्लियर? तो फिर से वही सारी चीजें, R को किस में चेंज करना होता है, रो इंटू L/A में। तो करिए, ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, रो इंटू L/A6 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर 5 इंटू रो इंटू L/A। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो A6 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 कॉस स्क्वायर 5 इंटू A, यानी हमें A6/A का रेशियो मिल गया कितना, 1/4 कॉस स्क्वायर 5। हमने ये वैल्यू निकाल। क्लियर? ठीक है, हमें क्या निकालना है कि वॉल्यूम का रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, तो हम उसे निकालते हैं। यहाँ पे फिर से बच्चे गलती क्या करते हैं कि वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशियो के बराबर, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, कहीं 4 वायर है, कहीं 3 वायर है, यहाँ पे कितना है, 4 वायर है, तो ऑब्वियस बात है चारों का वॉल्यूम ऐड होगा। क्लियर? अगर यही 2 वायर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 से 3 वायर हो जाए, 4 वायर हो जाए, तो उस कंडीशन में वैल्यू चेंज होती है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो होगा वो आ जाएगा आपका V6/V। V6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 वायर हैं और चारों का क्रॉस सेक्शन एरिया A6 है, लेंथ सेम है सबके लिए, तो चारों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा अपॉन V की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी 2 वायर के लिए, 2 इंटू AL के बराबर होता है, यानी ये क्या आ जाएगा 4 इंटू A6L अपॉन 2AL के बराबर, और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू A6/A के बराबर। क्लियर? तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें वैल्यू पुट कर देनी है A6/A की। तो A6/A की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/4 कॉस स्क्वायर 5। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 कॉस स्क्वायर 5 के बराबर। वैल्यू पुट करो और आंसर आप निकाल लीजिए। तो V6/V की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 1/4 कॉस स्क्वायर 5। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे V6/V की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस स्क्वायर 5 के
बराबर। यानी अगर डीसी 2 वायर सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखें तो एसी 4 वायर के लिए कंडक्टर का साइज जो है वो रिड्यूस हो ही रहा है। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, एसी 2 फेज 4 वायर सिस्टम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा एसी 2 फेज 3 वायर सिस्टम। क्लियर? बस 2 फेज में बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 फेज का मतलब ही होता है कि स्पेस क्वाड्रेचर होना, और उस कंडीशन में हम सारी चीजें देखेंगे। क्लियर? तो इसके बाद हम देखते हैं एसी 2 फेज 3 वायर सिस्टम। एसी 2 फेज 3 वायर सिस्टम। क्लियर? डायग्राम इसका जरा बनाते हैं हम। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस क्वाड्रेचर होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो करंट है, क्लियर, वो दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के जस्ट स्पेस क्वाड्रेचर होगा। क्लियर? यहां पे हम लाइन को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक लाइन हमारी ये हो गई और एक लाइन को हमने इसी में ले लिया क्योंकि हमें स्पेस क्वाड्रेचर दिखाना है। ठीक है? ये हमारा करंट हो गया I7। क्लियर? ये करंट भी हमने ले लिया I7 है, 2 फेज है। क्लियर? ठीक है? यहाँ पे हम बार लगा दे रहे हैं, चूंकि 2 फेज है तो करंट की मैग्नीट्यूड सेम होगी। बार का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन के साथ। ये हमने थर्ड वायर ले लिया जो कि न्यूट्रल वायर। इसमें करंट हमारा फ्लो हो गया, मान लिया हमने IN। यानी जब हम इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, हमने न्यूट्रल ले लिया और इस न्यूट्रल को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो IN की वैल्यू आएगी वो इन दोनों फेज करंट के सम के बराबर होगा। क्लियर? तो जरा हम देखते हैं यहाँ पे कैसे ये फेजर सम के बराबर होगा। मैंने पहले ही बताया कि ये 2 फेज का मतलब होता है स्पेस क्वाड्रेचर होना। अगर मान लो हमने ये जनरेटर 1 ले लिया और ये जनरेटर 2 ले लिया। क्लियर? यानी एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है। लाइन 1 को हमने रेफरेंस ले लिया और ये मान लिया कि ये करंट I7 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि लाइन 2 में भी करंट I7 फ्लो होगा, लेकिन क्या होगा, वो इससे 90 डिग्री स्पेस क्वाड्रेचर में होगा। मैंने क्या बताया था कि दोनों में जो करंट का फ्लो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। भले ही करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो स्पेस क्वाड्रेचर में होते ही होते हैं। क्लियर? स्पेस क्वाड्रेचर होने का मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं तो IN की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I7 1 प्लस I7 2 के बराबर। यानी ये 1 जो हमने यूज किया हुआ है वो जनरेटर 1 के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है और ये जनरेटर 2 के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है वो करंट, इन दोनों करंट के सम के बराबर। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, I7 के बराबर है, इन दोनों के फेजर सम के बराबर होगा। कई लोग क्या करते हैं कि इसको 2I7 KCL लगाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि I7 प्लस I7 यानी 2I7 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल करंट की वैल्यू इन दोनों के फेजर सम के बराबर होगी। और फेजर सम का मतलब क्या होता है, वेक्टर सम। यानी वेक्टर सम का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम थ्योरम से हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और ये जो करंट आएगी वो आपकी IN होगी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने बैठेंगे तो IN का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड ऑफ IN जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट I7 स्क्वायर प्लस I7 स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा, ये I7 रूट 2 के बराबर। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो IN की वैल्यू आ रही है मैग्नीट्यूड के टर्म में वो I7 रूट 2 के बराबर आ रही है मैग्नीट्यूड के टर्म में। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कई बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे KCL लगा देते हैं। KCL लगाने का मतलब हो गया कि I7 प्लस I7 यानी 2I7 के बराबर, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ध्यान रखना है कि स्पेस क्वाड्रेचर में होना चाहिए। स्पेस क्वाड्रेचर होने का मतलब हमें फेजर सम लेना है। जनरेटर 1 के लिए, जनरेटर 2 के लिए, दोनों के लिए फेजर सम लेने का मतलब क्या हो गया, जब स्पेस क्वाड्रेचर यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है? तो IN की वैल्यू क्या आ गई, यहां से I7 रूट 2 के बराबर आ गई। क्लियर? ठीक है? तो यही ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो वैल्यू है वो I7 रूट 2 के बराबर है। क्लियर? तो आप लोग ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पावर जो 3 वायर सिस्टम है,
थ्री वायर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल वायर रिटर्न कंडक्टर है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि टू फेज बैलेंस सिस्टम है। जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो रिटर्न कंडक्टर में जो है वो न्यूट्रल करंट आएगा और वो न्यूट्रल करंट I7√2 के बराबर होगा। क्लियर? ये कैसे हो रहा है ये चीज मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जो दोनों फेज हैं, बोथ फेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 90 डिग्री, यानी स्पेस क्वाड्रेचर का मतलब ये होता है 90 डिग्री फेज अपार्ट होना। क्लियर? और इस वजह से इन न्यूट्रल कंडक्टर या थर्ड वायर, आपका जो थर्ड वायर है न्यूट्रल कंडक्टर जिसको आप बोल रहे हैं, क्लियर, थर्ड वायर हैज करंट IN इक्वल टू, अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया वो कितना आया था, IN की वैल्यू कितनी आई थी, I7√2 के बराबर आता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हाँ, अब आगे देखेंगे कि साइज क्या लेनी है हमें। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, आउटर कंडक्टर के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आउटर कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या लिया हुआ है, A7। क्लियर? तो जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर है उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ऐसा नहीं है कि उसका भी एरिया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं हम, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर, ऑफ आउटर कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जब आपको चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज पढ़ाया था तो वहां पे हमने काफी चीजें डिस्कस की थी। क्लियर? कि हमारा जो करंट डेंसिटी है मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट करंट डेंसिटी की हम बात करते हैं। क्लियर? अगर हमें दो सिस्टम को कंपेयर करना है, क्लियर, तो करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब J इक्वल टू I बाई A की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमने वहां पे देखा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्लियर? ये चीज हमने देखी थी वहां पे। तो I अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और हमें पता है कि जो A7 है, क्लियर, वो उसके कंपेरेबल में करंट कितना है, I7 है, यही देखा ना हमने। यानी अगर आउटर कंडक्टर में करंट I7 है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने A7 लिया हुआ है, जबकि न्यूट्रल कंडक्टर में करंट कितना आ जा रहा है, न्यूट्रल करंट के बराबर, यानी I7√2 के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, A7√2 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी न्यूट्रल कंडक्टर का जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, A7 टाइम्स ऑफ √2 हो जाना है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडक्टर का जो एरिया है, चूंकि वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट करंट डेंसिटी की वजह से, तो अगर आउटर कंडक्टर में करंट I7 है तो एरिया हमने A7 लिया हुआ है, तो न्यूट्रल कंडक्टर में करंट कितना हो रहा है, I7√2 है, तो एरिया A7√2 ही होना है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ। क्लियर? तो मैथमेटिकल एनालिसिस में वही सारी चीजें पर फेज एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था। ठीक है, चूंकि टू फेज है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिटेड पावर पर फेज कितना हो जाएगा, अगर टोटल ट्रांसमिटेड पावर आपका कितना है, P है, तो P/2 के बराबर। और ये P/2 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि V इंटू I7 cos phi के बराबर होगी। और इस V की वैल्यू क्या होगी, ये तो डिस्कस किया हुआ ही है कि V की वैल्यू क्या होगी, Vm/√2 के बराबर। क्लियर? ठीक है, RMS वैल्यू होती है इस वजह से, तो ये Vm/√2 I7 cos phi। क्लियर? यहां से हम क्या करेंगे, I7 की वैल्यू निकालेंगे, तो I7 की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ P अपॉन 2 Vm cos phi। क्लियर? यानी ये क्या आ गया आपका, P अपॉन √2 Vm cos phi। हमें I7 यहां से मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पावर लॉस निकालना है। तो
टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस। यहां भी लोग गलती करते हैं, अभी हम देखेंगे। आउटर कंडक्टर के लिए तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, I7 स्क्वायर R7 प्लस I7 स्क्वायर R7। न्यूट्रल कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी I1 IN स्क्वायर करंट का फ्लो तो होगा ही होगा, बट रेजिस्टेंस क्या R7 होगा? मेरा क्वेश्चन यही है, क्या रेजिस्टेंस R7 होगा? इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A7 है, इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A7 है, इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A7√2 है। क्लियर? लेंथ सबके लिए फिक्स है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू L बाई A होता है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो R7 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A7 है, तो Rn क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A7√2 हो जाना, यही होना है ना। यानी अगर A7 की वैल्यू √2 टाइम्स ज्यादा हो रही है तो जो आपका न्यूट्रल रेजिस्टेंस होगा, यानी हमने यहाँ पे Rn दे दिया इसको नाम, तो अगर चलो यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2I7 स्क्वायर इंटू R7 प्लस IN की वैल्यू कितनी है, I7√2 का स्क्वायर। Rn की वैल्यू अभी हम पुट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल ली यहाँ पे। Rn की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस पर डिपेंड करेगी। इसीलिए मैंने बताया कि A7√2 और R7 के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है हमारा। तो टोटल पावर लॉस की अगर हम बात करें PL की, तो PL की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2I7 स्क्वायर R7 प्लस 2I7 स्क्वायर Rn की वैल्यू हमें निकालनी है। Rn की वैल्यू हमें निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, R7 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A7, Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A7√2। रेशियो ले लो, क्या हो जाएगा ये Rn/R7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A7√2 अपॉन 1/A7। 1/A7 से 1/A7 कैंसिल आउट, यानी Rn की जो वैल्यू आ गई वो R7/√2 के बराबर आ गई। क्लियर? ये ऑब्वियस ही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ रहा है तो उसी फैक्टर से आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो Rn की वैल्यू कितनी आ गई, R7/√2 के बराबर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2I7 स्क्वायर R7 प्लस 2I7 स्क्वायर इंटू Rn की वैल्यू हमारी आ गई थी R7/√2 के बराबर। √2 से कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा √2। क्लियर? तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी पूरी, यहाँ पे हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें केवल मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है। तो PL की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस √2 I7 स्क्वायर R7। I7 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी थी। I7 की वैल्यू हमारी क्या आई थी P अपॉन √2 VM cos फाइव, यानी P स्क्वायर अपॉन 2 VM स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू R7। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। और यही वैल्यू क्या होती है DC2 वाले सिस्टम से हमें कंपेयर करना है, तो 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर R के बराबर हो जाना। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया, VM स्क्वायर से VM स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम जो R7 की वैल्यू निकालते हैं वो निकल के आ जाती है आपकी 4 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 प्लस √2 इंटू R। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया, R7 की वैल्यू आ गई हमारी 4 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 प्लस √2 इंटू R के बराबर। ये वैल्यू हमें मिल गई। फिर से वही काम करना होता है हमें, रो इंटू L/A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 5 अपॉन 2 प्लस √2 इंटू रो इंटू L/A। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया का रेशियो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्लियर?
तो A7 बाई ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 2 प्लस √2 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 5 क्लियर के बराबर। हमें A7 बाई ए की वैल्यू मिल गई जो कि 2 प्लस √2 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 5 के बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ कंडक्टर साइज, रेशियो ऑफ कंडक्टर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, V7 बाई V निकालते हैं। V7 आउटर कंडक्टर के लिए तो क्या हो जाएगा A7 इंटू एल प्लस A7 इंटू एल, दो हमारे आउटर कंडक्टर है और एक हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है। तो न्यूट्रल कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A7 इंटू √2 के बराबर इंटू एल अपॉन 2AL के बराबर। क्लियर, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमें बस पुट करके आंसर निकाल लेना है और ये हमारा कंपेरिजन खत्म हो जाएगा। तो V7 बाई V की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 प्लस √2 इंटू A7L अपॉन 2 इंटू AL। क्लियर, L से L कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √2 अपॉन 2। A7 बाई A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस √2 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 5। क्लियर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस 2 √2 के बराबर अपॉन ये हमारा आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 5। सब कुछ एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से √2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी √2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा जो कि 3 प्लस 2 √2 के बराबर होगा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 5। और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे V7 अपॉन V की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1.457 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। क्लियर, तो इस तरह हमें रेशियो कंडक्टर वॉल्यूम का मिल गया इसके लिए। क्लियर, तो यहाँ पे बस AC2 फेज 3 वायर में बस एक ही कंफ्यूजन होता है, न्यूट्रल के थ्रू करंट का फ्लो होना, वो करंट 2I7 ना होके I7 √2 होती है। जब करंट चेंज होगा तो कांस्टेंट करंट डेंसिटी के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, वहां पे गलती होती है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, वहां भी गलती होती है बच्चों से। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि करंट चेंज होना, रेजिस्टेंस चेंज होना, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट होना, ये हमें हमेशा अपने कॉन्सेप्चुअल व्यू में रखना है और तभी हमें मैथमेटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आपने 2 फेज 3 वायर और 2 फेज 4 वायर सिस्टम को एग्जामिन किया होगा यहाँ पे और वॉल्यूम रेशियो को समझा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्लियर।